गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे बढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे ह्यूमन में 22वां जो लेसन है इन ह्यूमन। हमने पाचन तंत्र की संरचना पढ़ ली थी। हमने पढ़ लिया था स्ट्रक्चर, किसकी? स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर हमने ये पढ़ लिया था कि पाचन तंत्र की संरचना कैसी होती है। पाचन तंत्र की संरचना में एक आहार नाल होती है और एक पाचक ग्रंथियां होती है। हमने आहार नाल की संरचना का अध्ययन कर लिया, तो इसे हमने दो भागों में बांटा था। एक तो आहार नाल को एलिमेंट्री कैनाल बोला था हमने, आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा हमने पढ़ा था पाचक ग्रंथियां, जिन्हें हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहा था। हमने इसका वर्णन कर दिया था, बता दिया था आपको। अब हम पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियों के बारे में, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। तो देखिएगा, हम बढ़ते हैं इस ओर, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की ओर। हम बात करेंगे पाचक ग्रंथियों की। पाचक जो ग्रंथियां होती हैं, इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के रस स्रावित किए जाते हैं जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। यहाँ पे पहले हम पाचक ग्रंथियों के बारे में बढ़ते हैं। पाचक ग्रंथियां तीन होती हैं, मैंने आपको बताया। एक तो लार होती है, लार ग्रंथियां जिसे कहते हैं, इन्हें लाला ग्रंथि भी बोल देते हैं, ये ध्यान रखना। सलाइवरी ग्लैंड्स। दूसरी हम बात करें तो यकृत होता है, जिसे हम लीवर बोल देते हैं। और तीसरा होता है अग्नाशय, जिसे हम पैनक्रियाज बोल देते हैं। यानी कि पाचक ग्रंथियां तीन होती हैं। इसमें हम तीनों का वर्णन करेंगे, अभी पढ़ेंगे, तीनों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि या लाला ग्रंथि। लार ग्रंथि क्या होती है तो सुनिएगा। लार ग्रंथि जो होती है ये मुख्य गुहा में उपस्थित होती है, मुख्य गुहा में स्थित। कितनी होती है तो आप बताएंगे 3 जोड़ी होती है। 3 जोड़ी का मतलब होता है 6 होती है टोटल। और इनके 6 के द्वारा या 3 जोड़ी के द्वारा किसका स्त्रवण किया जाता है तो आप बताएंगे लार का स्त्रवण किया जाता है, जो कि एक प्रकार का क्षारीय तरल पदार्थ होता है। इस क्षारीय तरल पदार्थ के अंदर 2 एंजाइम, एक तो हम कहेंगे टाइलिन और एक हम कहेंगे लाइसोजाइम। टाइलिन जो होता है इसे अल्फा एमाइलेज भी कह देते हैं, अल्फा एमाइलेज। और दूसरी बात कर रहे हैं लाइसोजाइम की। 2 एंजाइम होते हैं। टाइलिन जो होता है इसका कार्य क्या होता है तो टाइलिन जो होता है ये जो स्टार्च होती है, इस स्टार्च को ये ग्लूकोज में बदल देता है। यानी सबसे पहला जो पाचन करता है वो लार के अंदर जो टाइलिन एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम के द्वारा सर्वप्रथम पाचन क्रिया स्टार्ट होती है। जो स्टार्च को, जो भोजन में स्टार्च उपस्थित है उसको ग्लूकोज के अंदर क्या कर देता है, बदल देता है। मुख गुहा में भोजन थोड़ी देर के लिए रहता है, इसलिए ज्यादा स्टार्च का पाचन नहीं हो पाता। इसके अलावा हम बात करें लाइसोजाइम की। लाइसोजाइम जो होता है ये जो भोजन के साथ में हमने जीवाणु खाए, मतलब भोजन के साथ में जो जीवाणु आए हैं, रोगाणु आए हैं, उनको क्या कर देता है, ये नष्ट कर देता है। ये जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है ये हमारी आंखों में भी होता है। आंसू जो हमारे निकलते हैं उसके अंदर भी लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है पाया जाता है। आपने देखा होगा कि जब हम बाइक से, स्कूटी से कहीं जा रहे होते हैं तो हमारी आंखों में जब मच्छर पड़ जाता है या कोई अन्य रोगाणु पड़ जाता है कोई भी, तो आपने देखा होगा वो पड़ते ही मर जाता है। पड़ते ही मर क्यों जाता है? क्योंकि हमारी आंखों में क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम। और लाइसोजाइम एंजाइम इतना खतरनाक होता है कि इसके जैसे ही जीवाणु वगैरह, रोगाणु वगैरह टच में आते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की लार ग्रंथि की। आगे बढ़ते हैं। लार ग्रंथि जो होती है ये 3 प्रकार की होती है, 3 जोड़ी होती है। तीनों के नाम लिखता हूं मैं।
तीन जोड़ी होती है, तीनों के नाम देखिए, तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है सब लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्लैंड जो होती है इसे हम कह देते हैं अधोजीवा ग्रंथि। अधोजीवा ग्रंथि जो होती है एक जोड़ी होती है, यानी टोटल कितनी होती है, दो होती है। और ये जो ग्रंथि होती है, जीवा का मतलब जीभ, यानी कि जीभ के नीचे उपस्थित होती है, जीभ के नीचे उपस्थित। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। तो दूसरी आती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जिसे हम अधोजंभिका या अधोजंभ भी लिखा है, इसे एक ही बात है, अधोजंभ ग्रंथि। ये जो होती है, जंभ से आप जबड़े ले लो, जबड़ों जो जबड़े होते हैं दोनों जबड़े जिस स्थान पर मिलते हैं, जिस स्थान पर मिलते हैं, ये वहां उपस्थित होती है, जबड़ों के मिलने के स्थान पर। तीसरी हम बात करें, एक जोड़ी होती है। तीसरी हम बात करें तो पैरोटिड ग्लैंड, इसे हम पैरोटिड या कर्णपूर्व ग्रंथि कहते हैं। ये जो ग्रंथि होती है, ये ग्रंथि कहाँ होती है तो आप बताएंगे, जो हमारे यूस्टेकियन नलिकाएं होती हैं, यूस्टेकियन नलिकाएं, इन यूस्टेकियन नलिकाओं के जो छिद्र होते हैं, ये इन छिद्रों के पास पाई जाती है। तो ये हमने बात की किसकी, लार ग्रंथि या लारला ग्रंथि की। तीन प्रकार की, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड। अच्छा, तीनों एक एक जोड़ी होती है, नहीं टोटल तीन जोड़ी होती है, और टोटल वैसे बोले तो हम संख्या में 6 होती है। और जो सबलिंगुअल होती है जीभ के नीचे होती है, मैंडिबुलर जो होती है ये जबड़े मिलते हैं वहां पे होती है, पैरोटिड जो होती है यूस्टेकियन नलिकाओं के छिद्रों के पास में पाई जाती है। लार नामक पाचक रस का स्तरण किया जाता है, जिसमें टाइलिन और लाइसोजाइम 2 एंजाइम होती है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी हम बात करते हैं ग्रंथि की, तो हम बात करते हैं यकृत की। यकृत की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है यकृत ग्रंथि, थोड़ा देखना। लीवर बोल देते हैं। यकृत ग्रंथि जो होती है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना देता हूँ, देखिएगा। ये हमने यकृत को बनाया है, ये इस थोड़ा सा मैं सुनिएगा। यकृत जो होता है, इसकी बात करते हैं। यकृत जो होता है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। होती कहाँ है आपको पता है, उदर गुहा में या उदर में दाईं ओर, तनुपट, डायफ्राम बोल देते हैं तनुपट को, तनुपट के नीचे स्थित चॉकलेटी भूरे रंग की संरचना होती है, चॉकलेटी भूरे रंग की होती है, चॉकलेटी भूरे रंग की होती है। इसका जो भार होता है वो होता है 1.2 से 1.5 किलोग्राम वजन की होती है। इसके बाद में हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 15 से 22 सेंटीमीटर,
15 से 22 सेंटीमीटर, 15 से 22 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। दाएं भाग में उपस्थित होती है। दाएं जो भाग होता है उसमें जो डायफ्राम होता है, उस डायफ्राम के नीचे स्थित होती है चॉकलेटी भूरे रंग की संरचना होती है। ये जो यकृत होता है इसमें दो मुख्य पालियां होती हैं। दो मुख्य पालियां होती है, एक तो होती है दाईं पाली और एक होती है बाईं पाली। ये है दाईं पाली, ये है बाईं पाली, दिखाई दे रही है आपको। दाईं पाली, बाईं पाली। इसी प्रकार इसमें हम देखें तो इसके अलावा अन्य दो पालियां भी पाई जाती है। अन्य दो पालियां, दो अलग जो पालियां होती हैं वो होती हैं क्वाड्रेट और एक होती है कोडेट। क्वाड्रेट और कोडेट। इसके अंदर दो पालियां दाईं बाईं और उसके बाद में अन्य जो दो पालियां होती हैं वो होती हैं कोडेट और क्वाड्रेट। आगे सुनिएगा, जो दाईं पाली होती है आप देख रहे हैं, बाईं पाली से क्या होती है, बड़ी होती है। दाईं जो पाली होती है ये दाईं पाली बाईं पाली से बड़ी होती है। दाईं जो पाली होती है इस दाईं पाली के अंदर पित्ताशय पाया जाता है। पित्ताशय जेल ब्लैडर बोल देते हैं। पित्ताशय, पित्ताशय जो होता है ये पित्तरस का स्त्रवण करता है और पित्तरस जो होता है पित्तरस का संचय और स्त्रवण करता है। ठीक है, ध्यान रखना। पित्ताशय जो होता है ये पित्तरस का संचय व स्त्रवण करता है। संचय का मतलब आप इकट्ठा से लगा सकते हैं, इकट्ठा एकत्रित करता है, और स्त्रवण का मतलब उसे बाहर रिलीज करता है। ठीक है, जो ये पित्तरस होता है इसका जो निर्माण है वो यकृत की कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं उसके द्वारा पित्तरस का निर्माण किया जाता है, जो कि एक पाचक रस होता है जो पाचन क्रिया में भाग लेगा। मिटा देते हैं, इधर डायग्राम आ गया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। ये हमने नॉर्मली बात की है इसकी, पित्ताशय के बारे में हो गया। आगे देखिएगा, जो दोनों पालियां होती हैं, यकृत की जो दोनों पालियां होती हैं, इस यकृत की दोनों पालियों जो होती है इसकी जो यकृत वाहिकाएं होती हैं, ये यकृत वाहिकाएं आपस में जुड़कर यकृत वाहिनी बनाती है। दोबारा सुनिएगा, यकृत की जो दोनों पालियां होती हैं इनकी जो यकृत वाहिकाएं होती हैं, ये दोनों यकृत वाहिकाएं आपस में जुड़कर, या जितनी भी होती हैं वो आपस में जुड़कर किसका निर्माण करती है, यकृत वाहिनी का निर्माण करती है। यकृत वाहिनी जो है ये यकृत वाहिनी किसके साथ में जुड़ती है, पित्त वाहिनी के साथ में जुड़ती है। यकृत वाहिनी जो है ये किसके साथ में जुड़ती है, पित्त वाहिनी के साथ में जुड़ती है, जिससे किसका निर्माण होता है, सहपित्त वाहिनी का, या सहपित्त वाहिनी, या इसे सामान्य पित्त वाहिनी कह देते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं सामान्य पित्त वाहिनी। इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ। सामान्य पित्त वाहिनी या सहपित्त वाहिनी। इस डायग्राम को थोड़ा सा पूरा करते हैं, देखिएगा कि ये जो डायग्राम है
इस डायग्राम को पूरा करते हैं। देखिए ओके, यहाँ पे क्या होता है कि ये मैंने बनाया है गृहिणी को, ये क्या है, गृहिणी है, और यहां से इसमें क्या जुड़ा होता है, अग्नाशय जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, अग्नाशय। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये जो होती है इसके अंदर एक धमनी होती है, इसको मैं डबल कर देता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ये जो वाहिनी होती है इसको हमने सहपित वाहिनी कहा है, सामान्य पित्त वाहिनी। जो यकृत वाहिनी और पित्त वाहिनी आपस में जुड़ी होती है इसे हमने क्या कहा है, सामान्य पित्त वाहिनी, यानी कि सामान्य पित्त वाहिनी। सामान्य पित्त वाहिनी जो होती है ये यहाँ पे आके और अग्नाशय की वाहिनी से जुड़ जाती है। ये अग्नाशय की वाहिनी है, अग्नाशयी वाहिनी, और ये है अग्नाशय, ये अग्नाशय की वाहिनी है, और ये यहाँ पे क्या है, जो पित्त वाहिनी है ये है। सामान्य पित्त वाहिनी और अग्नाशय वाहिनी जो होती है ये आपस में यहाँ पे क्या होती है, जुड़ जाती है, और इस वाहिनी को अब हम बोलते हैं यकृत अग्नाशयी वाहिनी। ये यहाँ पे जो जुड़ती है इसको हम बोलते हैं यकृत अग्नाशयी वाहिनी, यकृत अग्नाशयी वाहिनी। और यकृत अग्नाशयी वाहिनी जो होती है इसका जो छिद्र होता है ये किस में खुल जाता है, गृहिणी में खुल जाता है। और जैसे ही ये इसमें गृहिणी में खुलता है तो इस गृहिणी में जहां पे ये छिद्र इस यकृत अग्नाशयी वाहिनी का जो छिद्र होता है जहां पे खुलता है, यहाँ पे इस स्थान पर ओडी की अवरोधनी पाई जाती है। ओडी की अवरोधनी मैंने कल आपको बताया था जब हमने संरचना पढ़ी थी आहार नाल की, कि गृहिणी के अंदर क्या होती है, ओडी की अवरोधनी। ये ओडी की अवरोधनी कहाँ होती है, यकृत अग्नाशयी वाहिनी पे। ये इसके खुलने व बंद होने पर क्या रखती है, नियंत्रण रखती है। तो ये हमने बात किसकी की, यकृत की। इसके अलावा यकृत जो होता है इस यकृत में कुफर की कोशिकाएं पाई जाती है। किसकी कोशिकाएं पाई जाती है, कुफर की कोशिकाएं। ये जो कुफर की कोशिकाएं होती हैं ये दाईं पाली के अंदर जो उपस्थित अवकाश होते हैं उन अवकाशों को हम यकृत पुट्टिकाएं कह देते हैं। यकृत पुट्टिकाएं जो होती हैं, इन यकृत पुट्टिकाओं से कुफर की कोशिकाएं क्या होती है, जुड़ी होती है। और ये जो कुफर की कोशिकाएं होती हैं ये महाभक्षकाणु का कार्य करती है। महाभक्षकाणु का मतलब होता है कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी जब विघटित हो जाती है, मर्त हो जाती है, 120 दिन इसका जीवन काल होता है, और 120 दिन के बाद जब ये मर्त हो जाती है तो यकृत की जो कुफर कोशिकाएं होती हैं ये मर्त आरबीसी का क्या कर देती है, विघटन कर देती है कुफर कोशिकाएं। इसका विघटन वैसे प्लीहा में भी होता है, इस बात को भी ध्यान रखना। प्लीहा जो होता है, स्प्लिन या तिल्ली भी बोलते हैं उसको, मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, प्लीहा, तिल्ली या स्प्लिन बोल देते हैं। इस स्प्लिन के अंदर भी क्या होता है, आरबीसी का विघटन होता है। मर्त आरबीसी जो होती है उसको यहाँ पे नष्ट कर दिया जाता है, इसलिए प्लीहा को मर्त आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मर्त आरबीसी का कब्रिस्तान। लेकिन होता क्या है कि जो यकृत के अंदर जो आरबीसी होती है उसका जो विघटन है वो कौन कर देती है, कुफर की कोशिका ही कर देती है। इसके अलावा जितना भी अंग होता है, जो भी स्ट्रक्चर होती है अंदर, उसमें जो आरबीसी का
विघटन होगा वो कौन करेगा, प्लीहा या तिल्ली करेगी। ये दोनों मैं बातें आपको बता देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। ये कुप्फर की जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, आरबीसी का विघटन करती है। ये हमने किसके बारे में बात की, यकृत के बारे में। ये यकृत का डायग्राम है, यकृत अग्नाशी वाहिनी को दर्शाते हुए, ये इंपॉर्टेंट है। और अब हम पढ़ते हैं यकृत के कार्य। यकृत क्या क्या कार्य करता है, मैं इसको मिटा देता हूं। देखिएगा, यकृत के कार्यों की बात करते हैं। यकृत के कार्य, लीवर के कार्य। पहला कार्य सुनिए, यकृत जो होता है इसके द्वारा सबसे मेन जो कार्य किया जाता है वो होता है पित्त का निर्माण। पित्त का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, पित्त रस का निर्माण किया जाता है। पित्त रस जो होता है, इस पित्त रस का निर्माण यकृत की कोशिकाएं करती है, जो पाचन क्रिया में क्या लेता है, भाग लेता है। इस पित्त रस के अंदर दो प्रकार के वर्णक होते हैं जिन्हें हम बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन कहते हैं। बिलीरुबिन तथा बिलीवर्डिन, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, जो यकृत होता है, इस यकृत की कोशिकाएं क्या होता है कि जब हम भोजन ज्यादा खा लेते हैं, भोजन खाया तो हमारे शरीर में क्या होता है, ग्लूकोज का संग्रहण होता है। ग्लूकोज का संग्रहण होता है। ग्लूकोज का संग्रहण किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है उसको ग्लाइकोजन में चेंज कर दिया जाता है। तो यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं वो ग्लूकोज को किस में बदल देती है, ग्लाइकोजन में बदल देती है। और जब ग्लाइकोजन में बदलती है तो इस क्रिया को हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनेसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइकोजिनेसिस का मतलब होता है जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। इस क्रिया को ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। दूसरी बात करते हैं कि जो यकृत की कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती है, जब हमने भोजन नहीं खाया होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और हमारे पास ग्लूकोज नहीं है, तो क्या करेगी, जो ग्लाइकोजन है इसको हम वापस किस में चेंज कर देगी, ग्लूकोज में कर देगी। यकृत की कोशिकाएं ग्लाइकोजन को वापस किस में चेंज कर देगी, ग्लूकोज में कर देगी। तो ये जो क्रिया होती है इसे हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। दो क्रियाएं, दोनों ध्यान रखना। यकृत की कोशिकाएं क्या करेगी, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलेगी तो ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में वापस बदलेगी तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब मान लीजिए ग्लाइकोजन भी नहीं है और हमें क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, तो चौथा कार्य क्या होगा कि जो वसा अम्ल होंगे हमारे शरीर में या हमारे शरीर में वसा अम्ल के तथा जो एमिनो अम्ल होंगे, इन एमिनो अम्लों के द्वारा क्या बना दिया जाएगा, ग्लूकोज बना दिया जाएगा, जिसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहेंगे। ग्लूकोनियोजेनेसिस। जब ग्लाइकोजन भी नहीं होगा तो वसा अम्ल या एमिनो अम्ल से ग्लूकोज का निर्माण होगा, जो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। आगे बढ़ते हैं कार्यों में। जो यकृत की कोशिकाएं होती हैं, इन यकृत की कोशिकाओं के द्वारा विटामिन जो ए होता है इसका संश्लेषण किया जाता है और संचय किया जाता है। संश्लेषण यानी बनाना, संचय मतलब एकत्रित करना। संश्लेषण और संचय किया जाता है। इसके अलावा जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी और B12, इन दो का क्या किया जाता है, सिर्फ संचय किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो यकृत होता है। ये यकृत क्या करता है कि इस यकृत में ऑर्निथिन चक्कर चलता है। कौन सा चक्कर चलता है, ऑर्निथिन चक्कर। और इस ऑर्निथिन चक्कर के द्वारा यूरिया का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है,
यूरिया का ऑर्निथिन चक्कर होता है, इसके द्वारा क्या बनता है, यूरिया। ऑर्निथिन चक्कर की बात हम बाद में करेंगे, अभी हमारे सिलेबस में सिर्फ इसका नाम है, नाम भी नहीं है इसका सिलेबस में, तो क्योंकि सीधा लिखा है युगकर्त की कोशिकाएं यूरिया बनाती है, ये नहीं लिखा हुआ कि ऑर्निथिन चक्कर के द्वारा बनाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो यकृत होता है इसमें एमिनो अम्लों के जो एमिनो अम्ल होते हैं इनके अमोनीकरण क्रिया द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है, यानी एमिनो अम्ल से यकृत क्या करता है, अमोनिया का निर्माण कर देता है। इसके अलावा अगर लास्ट बात करें हम, तो यकृत जो होता है इसमें जो शिशु अवस्था होती है उस समय आरबीसी का निर्माण किया जाता है। आरबीसी का निर्माण होता है कब, जब भ्रूणीय अवस्था होगी, भ्रूणीय अवस्था होगी तो यकृत से किसका निर्माण होगा, यकृत में आरबीसी का निर्माण किया जाएगा। ये हमने बात की किसकी, यकृत की। तो यकृत आपके समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ डाउट हो तो मैं वो कमेंट में लिख देना, उसका समाधान मैं कर दूंगा। आगे तीसरी ग्रंथि पढ़ते हैं जिसका नाम है अग्नाशय या पैनक्रियाज। देखिएगा, तीसरी ग्रंथि अग्नाशय। अग्नाशय जो ग्रंथि आपको अभी मैंने बना के बताया कि जो यू आकार की नलिका होती है, जो ग्रहणी होती है, इस ग्रहणी की जो दोनों भुजाएं होती हैं इसके बीच में क्या होती है, अग्नाशय ग्रंथि होती है। अग्नाशय जो ग्रंथि होती है, इस अग्नाशय ग्रंथि में दो प्रकार की कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, दो प्रकार के कोशिकाओं के समूह। एक का नाम होता है एसिनी और दूसरी का नाम होता है लेंगरहैंस की द्वीपिकाएं। लेंगरहैंस की द्वीपिकाएं, ये दोनों कोशिकाओं के समूह होते हैं। पहले की बात करते हैं एसिनी की। तो एसिनी जो होता है ये इसके बीच में जो इसके बीच में जो संयोजी उत्तक होता है, इस संयोजी उत्तक में बीच में धसे होते हैं। संयोजी उत्तक में बीच में कोशिकाओं के समूह होते हैं, इन्हें हम क्या कह देते हैं, एसिनी कह देते हैं, जिनके द्वारा अग्नाशयी रस का स्त्रवण किया जाता है। किसका स्त्रवण किया जाता है, अग्नाशयी रस का। एसिनी जो कोशिका के समूह है इनके द्वारा अग्नाशयी रस का स्त्रवण किया जाता है, जिसके द्वारा पाचन क्रिया होती है। अब हम बात करते हैं लेंगरहैंस की द्वीपिकाएं। लेंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं हैं, इन लेंगरहैंस की द्वीपिकाओं में तीन प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहली है अल्फा सेल्स, अल्फा कोशिकाएं। अल्फा जो कोशिकाएं हैं इनके द्वारा ग्लूकेगोन हार्मोन स्रावित किया जाता है। ग्लूकेगोन हार्मोन, ग्लूकेगोन हार्मोन जो होता है ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लाइकोजन जो होता है इसको ग्लूकोज में बदलने का जो कार्य होता है ये कौन करता है, ग्लूकेगोन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। दूसरी हम बात करें तो दूसरी होती है बीटा सेल्स। बीटा सेल्स जो होती है इसके द्वारा इंसुलिन का निर्माण किया जाता है। इंसुलिन जो हार्मोन होता है, इस इंसुलिन हार्मोन के बारे में अधिकता से तो बात करेंगे हम अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे तब। अभी यहाँ पे सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि इंसुलिन जो होता है ये ग्लूकोज का नियंत्रण करता है। अधिक ग्लूकोज होती है उसे ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी हम बात करते हैं जिसे डेल्टा या गामा सेल्स बोल देते हैं। कई किताबें गामा सेल्स लिख देती हैं, कई किताबें डेल्टा सेल्स लिख देती हैं। इसके द्वारा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्त्रवण किया जाता है। सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन होता है इसके द्वारा इन दोनों हार्मोनों ग्लूकेगोन और इंसुलिन हार्मोन का निरोधन किया जाता है, निरोधक के रूप में प्रभाव डालता है, रोकता है इनके स्त्राव को। इसके अलावा जो सोमेटोस्टेटिन होता है ये वृद्धि हार्मोन को भी संदमक करता है, वृद्धि हार्मोन संदमक करता है और इन दोनों हार्मोन जो होते हैं इनको निरोधक के रूप में प्रभावित करता है सोमेटोस्टेटिन। ये हमने बात की लेंगरहैंस की द्वीपिकाएं, तीन प्रकार की कोशिकाएं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। तो ये होती हैं हमारी पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे
हिस्टोलॉजी ऑफ इंटेस्टाइन, अंतर की जो ओतिकी है उसका अध्ययन करेंगे।